Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of chapter number 59 of Guyton. तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लर्निंग और मेमोरी को पढ़ा था। तो इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 59 को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने ऐसे सिस्टम को पढ़ना है जो ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या रेटिकुलर फॉर्मेशन। फिर उसमें पार्ट के अंदर हमने हाइपोथैलेमस पढ़ना है और हाइपोथैलेमस के स्पेसिफिक फंक्शंस। और हाइपोथैलेमस के फंक्शंस 3 तरह के होते हैं, एक वेजिटेटिव, एंडोक्राइन और हम बोल सकते हैं ऑटोनॉमिक। ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम के कुछ पार्ट्स के फंक्शन जिसको आपने रट्टा ही मारना होगा, क्योंकि इसको रट्टा मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हम पहले पार्ट को, जिसको बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। बार बार मैं वीडियो के अंदर बताता रहता था कि जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या रेटिकुलर फॉर्मेशन ये ब्रेन का स्विच है, और अगर ये स्विच ऑन होता है तो फिर ब्रेन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है और हम इसी की वजह से जाग जाते हैं सुबह के वक्त। लेकिन रात के वक्त जब इस सिस्टम की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है तो फिर ब्रेन की एक्टिविटी खुद कम हो जाती है। जब ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है तो फिर हम सो जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं स्लीप। और अगर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या रेटिकुलर फॉर्मेशन की एक्टिविटी तकरीबन 0 के बराबर हो जाए तो बंदा जिस कंडीशन के अंदर चला जाएगा उसको बोलेंगे कोमा। यानी कोमे के अंदर जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की एक्टिविटी ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिया हुआ है कि जो अगर ब्रेन स्टेम का कंप्रेशन हो जाए, क्योंकि ब्रेन स्टेम के अंदर स्पेसिफिकली मेडुला के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे होता है पॉन्स के अंदर और मिड ब्रेन के अंदर भी। तो ब्रेन स्टेम के अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। तो फिर अगर ब्रेन स्टेम को अगर हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स से सेपरेट कर दे तब क्या होगा कि जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बंदा कोमे के अंदर चला जाएगा पूरी लाइफ के लिए। ठीक है। और ये कब होगा? जब पाइनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है। तो फिर आपने एमसीक्यू में याद रखना है कि जब पाइनल ग्लैंड का ट्यूमर है उसकी वजह से जो कोमा होता है वो पूरी लाइफ के लिए खत्म हो जाता है। अब एक बात तय होगी कि जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या रेटिकुलर फॉर्मेशन वो ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब अगर इसका मतलब अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ब्रेन स्टेम की एक्टिविटी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन की एक्टिविटी होती है या फिर जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है वो ब्रेन स्टेम की जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को 2 तरीकों के जरिए एक्टिवेट कर सकता है। पहला ये है कि डायरेक्टली न्यूरॉन्स को एक्साइटेशन की वजह से, दूसरा कुछ हार्मोन्स या हार्मोनल न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करवाते हुए। तो 2 तरह की मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन है, न्यूरल एक्टिवेशन, दूसरा न्यूरो हार्मोनल। मतलब न्यूरॉन्स कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो हार्मोन्स ब्रेन स्टेम की सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, या फिर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्टिविटी को बढ़ा देती है। तो 2 तरीके के जरिए रेटिकुलर फॉर्मेशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है। तो पहला आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रेन स्टेम के अंदर 2 एरिया पड़े होते हैं, क्या? रेटिकुलर एक्साइटेटरी एरिया और दूसरा होता है रेटिकुलर इनहिबिटरी एरिया, जिसका मेन फंक्शन आप ये भी कह सकते हो कि इसकी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करता होता है। ठीक हो गया। यानी इनहिबिशन प्रोवाइड करता होता है। तो एक होता है रेटिकुलर एक्साइटेटरी एरिया और एक होता है रेटिकुलर इनहिबिटरी एरिया। मतलब रेटिकुलर फॉर्मेशन ना सिर्फ एक्टिविटी को बढ़ा सकता है बल्कि एक्टिविटी को डिप्रेस भी कर सकता है। तो 2 एरिया हमें देखने को मिलते हैं, रेटिकुलर एक्साइटेटरी एरिया जो पॉन्स के अंदर और मिड ब्रेन के अंदर देखने को मिल सकता है, और इस एरिया को बोलते हैं बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया। बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया। और दूसरा एरिया वो होता है कहाँ पे पड़ा होता है? मेडुला के अंदर। और ये एरिया असल में इसमें सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जिन्होंने सीरोटोनिन रिलीज करना होता है। तो सीरोटोनिन ने स्पेसिफिक न्यूरॉन्स की इनहिबिशन करवा देनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रेटिकुलर एक्साइटेटरी एरिया। रेटिकुलर एक्साइटेटरी एरिया जो पॉन्स के अंदर और मिड ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ होता है, और इस एरिया को हम बोल सकते हैं बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया। तो ये एरिया असल में डाउनवर्ड सिग्नल भी भेजता है और अपवर्ड सिग्नल साफ बात है कि पहले थैलेमस से होते हुए जाएगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास, और यही सिग्नल्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। और जो डाउनवर्ड सिग्नल्स हैं, डाउनवर्ड सिग्नल जाते हैं गैमा मोटर न्यूरॉन्स के पास, और गैमा मोटर न्यूरॉन्स में जाने के बाद ये एंटी ग्रेविटी मसल की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया। तो जो अपवर्ड सिग्नल्स थे जो थैलेमस के जरिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास जा रहे थे वो 2 टाइप के सिग्नल्स थे। पहले जो सिग्नल्स जो काफ़ी ज़्यादा यानी कहने का मतलब काफ़ी रैपिड होते हैं लेकिन काफ़ी शॉर्ट टर्म होते हैं, दूसरे काफ़ी स्लोअर होते हैं लेकिन लॉन्गर टर्म होते हैं। ठीक हो गया। 2 तरह के सिग्नल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं रैपिड शॉर्ट टर्म जो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए होते हैं, कुछ होते हैं स्लोअर लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग होते हैं। ठीक हो गया। जो न्यूरॉन्स होते हैं जिन्होंने इस सिग्नल्स को जनरेट करना है तो वैसे एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर। ठीक हो गया। जो मिली सेकंड के लिए काम करता है। और यहाँ जबकि अगर हमने प्रोलॉन्ग सिग्नल प्रोड्यूस करना है तो वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स का जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, और वो जिस थैलेमस के न्यूक्लियस के ऊपर साइनैप्स करते हैं उसका नाम है इंट्रालैमेलर न्यूक्लियस और रेटिकुलर न्यूक्लियस। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है एग्जाम के अंदर कि कौन से न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं
सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला आपने बताना रेटिकुलर न्यूक्लियस और दूसरा होता है इंट्रालैमिनर न्यूक्लियस, ठीक हो गया। और इनकी एक्साइटेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, प्रोलॉन्ग होती है। अब हम देख लेते हैं कि जो एक्साइटेटरी एरिया, इसकी स्टिमुलेशन कौन सा एरिया करवाता है, मतलब जो पेरिफेरल सेंसरी सिग्नल्स होते हैं, जो हम सोमैटिक इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, वो पहले एक्टिवेट करती है रेटिकुलर फॉर्मेशन को। और जब रेटिकुलर फॉर्मेशन की एक्टिवेशन होती है तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की स्टिमुलेशन होती है। इसकी एक उम्दा एग्जांपल ये है कि अगर सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा शोर होता है तो जो नॉइस होता है, तो नॉइस वाली इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा साउंड इंटेंसिटी वाली इन्फॉर्मेशन रेटिकुलर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है। रेटिकुलर फॉर्मेशन की एक्टिवेशन की वजह से ब्रेन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है और बंदा जाग जाता है, जिसकी वजह से सुबह अगर शोर हो रहा हो तो बंदा आसानी से जाग सकता है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि अगर पेन वाली इन्फॉर्मेशन या किसी को अगर आपने चोटी काटी या किसी को मारा तो पेन वाली इन्फॉर्मेशन वो स्पेसिफिक एक्टिवेट करती है रेटिकुलर फॉर्मेशन को। पेन की वजह से रेटिकुलर फॉर्मेशन की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। जो ट्रैक ऐसे करवाता है उसको बोलते हैं स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक। जो स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक इन्फॉर्मेशन को लेके आता है तो फिर जो रेटिकुलर फॉर्मेशन की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। जब रेटिकुलर फॉर्मेशन की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक हो गया। तो जो पेरिफेरल सेंसरी सिग्नल्स डिपेंडिंग अपॉन इनकी इंटेंसिटी क्या थी, इनकी क्वालिटी क्या थी। मिसाल के तौर पर अगर ज़्यादा सीवियर स्टिमुलस दिया गया, जैसे नॉइज़ था या साउंड इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तब भी रेटिकुलर फॉर्मेशन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। या फिर क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। क्वालिटी का मतलब कि जो किस टाइप की सेंसेशन रिसीव की है, जैसे पेन वाली सेंसेशन ये ज़्यादा रेटिकुलर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है एज़ कम्पेयर टू प्रेशर सेंसेशन, ठीक हो गया। दूसरी तरफ अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक कॉर्टिकोफ्यूगल सिग्नल्स वापस सेंड करता है किसके पास, रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास, ठीक हो गया। तो एक पूरा एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बनता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वापस रेटिकुलर फॉर्मेशन को, रेटिकुलर फॉर्मेशन वापस सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से बंदा सुबह सवेरे उठ सकता है। और जो एरिया ट्रांसमिट करवाता है जो थैलेमस होता है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को रेटिकुलर फॉर्मेशन से जोड़ता होता है। और थैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स मिलकर काम करती है, उसको बोलते हैं थैलेमो कॉर्टिकल सिस्टम। क्या बोलते हैं, थैलेमो कॉर्टिकल सिस्टम। और थैलेमस के बारे में हमने ये कहा था कि थैलेमस का मेन फंक्शन होता है कि जो पास्ट मेमोरीज होती हैं उनको रिकॉल करना, यानी जो पुरानी मेमोरीज हैं उनको याद करना। और अगर थैलेमस डैमेज हो जाए तो इस टाइप की मेमोरी लॉस को बोलते हैं रिट्रोग्रेड एमनीजिया, जिसमें आप पास्ट की मेमोरी को याद नहीं कर सकते। तो जो पहला मैकेनिज्म था वो डायरेक्ट न्यूरोनल कनेक्शन था। दूसरा मैकेनिज्म है न्यूरो हार्मोनल, मतलब यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे। वो न्यूरॉन्स एक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, वो हार्मोन जाके अपना काम करेगा, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे आपको 4 टाइप के न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं और वो किस किस टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला है लोकस सीरियोलस। लोकस सीरियोलस को नोरेपिनेफ्रिन सिस्टम भी बोला जाता है। लोकस सीरियोलस पोन्स और मिड ब्रेन के जंक्शन के ऊपर पड़ा होता है। इसने प्रोड्यूस करना है नोरेपिनेफ्रिन, और नोरेपिनेफ्रिन ने बहुत सारे एरिया को स्टिमुलेट करवाना है। इसी तरह नोरेपिनेफ्रिन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप भी कॉज करवाता है। दूसरा सब्सटेंशियल नाइग्रा। सब्सटेंशियल नाइग्रा बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड था और इसका मेन फंक्शन है डोपामिन प्रोड्यूस करना। और डोपामिन अगर डैमेज हो जाएगी, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होती है सब्सटेंशियल नाइग्रा पार्ट्स कॉम्पैक्टा के अंदर, तो ये पार्किंसन डिजीज कॉज करेगा। इसके बाद है रैफी न्यूक्लियस। रैफी न्यूक्लियस मिड लाइन पड़ा हुआ होता है बॉन्स के मेडुला के, इसने प्रोड्यूस करना है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन ने भी ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। इसी तरह ये भी स्लीप कॉज करवाता है, ठीक हो गया। जबकि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के लिए REM, जबकि नॉर्मल स्लीप के लिए जिसको स्लो वेव स्लीप बोलते हैं तो उसके लिए सीरोटोनिन। जबकि लास्ट में जो न्यूक्लियस गाइगेंटो सेरेब्रैलिस न्यूरॉन्स होते हैं जो रेटिकुलर एक्साइटेटरी एरिया में होते हैं, उन्होंने प्रोड्यूस करना है एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसने एक्साइटेशन करवा देनी है। तो यहाँ पर आपने MCQ तैयार करना है कि गाइगेंटो सेरेब्रल न्यूरॉन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, रैपी न्यूक्लियस और लोकस सीरियोलस और सब्सटेंशिया नाइग्रा। आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा कि न्यूक्लियस ऑफ रैपी मैग्नस सीरोटोनिन, लोकस सीरियोलस, नोरेपिनेफ्रिन, गाइगेंटो सेरेब्रल न्यूरॉन, एसिटाइलकोलिन, सब्सटेंशिया नाइग्रा, डोपामिन। सारे सबके सिग्नल जा रहे हैं ऊपर की तरफ, किसके पास, डेंस अपलोन यानी थैलेमस से होते हुए सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास। अब इसके बाद देख लेते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम को क्लादा से मैंने वीडियो के अंदर कवर किया है, तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तभी आपको सही तरह समझ आ जाएगा। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का आपने ये वाली चीज़ तैयार करनी है कि हाइपोथैलेमस के स्पेसिफिक न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। आपको मैंने पहले से बताया था कि हाइपोथैलेमस के मेजरली 3 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है कि विसरल जो हमारे बॉडी के अंदरूनी फंक्शंस होते हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं आप कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन के, इसी तरह बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी वाटर रेगुलेशन, जो जॉइंट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, GIT और फीडिंग। तो इन सारे फंक्शंस को बोलते हैं वेजिटेटिव या विसरल फंक्शन। और एक फंक्शन ऐसा होता है जिसने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की टोन को कंट्रोल करना होता है, फिर इस फंक्शन को बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और एक फंक्शन होता है कि ये जो पिट्यूटरी होता है, पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है,
जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उसके हार्मोन को रिलीज कराने के लिए हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं एंडोक्राइन। तो हाइपोथैलेमस के ग्रोसली आपको 3 फंक्शन देखने को मिलते हैं। एंडोक्राइन, एक विसरल या वेजिटेटिव फंक्शन, और तीसरा होता है ऑटोनॉमिक फंक्शन। अब आपने यहाँ पर जो स्पेसिफिक न्यूक्लियस होते हैं हाइपोथैलेमस के, उनके क्या-क्या फंक्शंस होते हैं ये आपने यहाँ से देखने हैं, ठीक है? इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने देखना है पैरावेंट्रिकुलर का, नोट कर लो आप पैरावेंट्रिकुलर का, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का, एंटीरियर हाइपोथैलेमस का। कि जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है इसने स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि स्वेटिंग काज करवानी है और इसी तरह बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। जबकि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस ने ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देना है, जबकि एंटीरियर वाले ने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देना होता है। अगर हम बिहेवियर फंक्शन की बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो बिहेवियर फंक्शन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस का लैटरल पार्ट, हाइपोथैलेमस के लैटरल पार्ट होता है वो गुस्सेला पार्ट होता है। यानी अगर ये पार्ट स्टिमुलेट होता है तो वो बंदा ना सिर्फ ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देता है बल्कि उस बंदे को गुस्सा भी आ जाता है। तो ये कॉमन सी बात है कि जो बंदा ज़्यादा गुस्सा हो वो ज़्यादा खाता पीता है। तो फिर जो लैटरल हाइपोथैलेमस की स्टिमुलेशन होने की वजह से रेज और फाइटिंग बिहेवियर एक्टिवेट होता है, जबकि वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस की स्टिमुलेशन की वजह से साइटी, डिक्रीजिंग ईटिंग और ट्रैंक्विलिटी एक्टिवेट होती है। जबकि हाइपोथैलेमस की पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस की स्टिमुलेशन की वजह से फेयर और पनिशमेंट, जबकि सेक्सुअल ड्राइव मोस्ट एंटीरियर मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन की वजह से होती है। ये तो फंक्शन हो गई स्टिमुलेशन की वजह से। और जाहिर है कि जो पार्ट डैमेज हो गया तो हमें जो क्लिनिकल साइन सिम्टम होंगे वो इससे ऑपोजिट देखने को मिलेंगे। जैसे लैटरल वाला डैमेज हो गया तो वो बंदा खाना पीना छोड़ देगा, वेंट्रोमीडियल हो गया तो बंदा काफ़ी ज़्यादा खाना पीना स्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया। और अगर एमेगडाला डैमेज होता है तो फिर इस सिंड्रोम को बोलते हैं क्लूवर ब्यूसी सिंड्रोम, जिसके अंदर हाइपर सेक्सुअलिटी हो जाएगी, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाएगी। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। इंशाल्लाह बाकी जो कुछ रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।